सभी को निशांत, विशक, रजक सब लोग आ गए। राम लखन मीना जी गुड इवनिंग। आ गए सब लोग, प्रारंभ किया जाए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बता रहे थे विशक, रजक जी मैं आ गया हूं। आवाज वगैरह आ रही है? वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बताएं जल्दी से फटाफट। साउंड इज ओके, ठीक है। तो लास्ट टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिंग बताए थे और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही चल रहा था, थोड़ा सा यही अभी चलेगा। रविशंकर यादव, ठीक है सर। आप कंटेंट बाकी टीचर से बेस्ट देते हैं, थैंक यू भाई। सर मुझे पीडीएफ मिल गया, ओके थैंक यू सर। एंग्लो इंडियन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, बिल्कुल बता देते हैं। ठगी प्रथा बताना, बिल्कुल बता देंगे। एवरीथिंग इज फाइन। समरेंद्र जी भी। दयानंद कुमार शर्मा, हाँ सर। गौरव शर्मा, बहुत तेजी से आप लोग मैसेज कर रहे हैं। तो सर सब ठीक है, झकास है, ओके। अजीत कुमार बता रहे हैं सब फिट है। जयप्रकाश प्रणाम भाई। अजीत कुमार सिंह, सर सब ठीक है, झकास है, ठीक है सर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। शिवेंद्र जी बहुत बढ़िया। सचिन ओझा जी भी हैं सर। अब स्टार्ट करें, बिल्कुल सर। पीडीएफ कुछ बच्चों को मिल गया है, तो आप देख लें कहाँ से वो बच्चे पाए हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप भी गेन करें। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बता रहे थे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, पूरा डिटेल में बताए थे। राजा राम मोहन रॉय ने सोसाइटी के लिए क्या क्या काम किया, ये सारी बातें आपको बताए थे लास्ट क्लास में। गौरव शर्मा कह रहे हैं लिंक, ये है लिंक गौरव शर्मा, यहां पर है भाई, ले लो यहां से ये लिंक। गौरव शर्मा जी पेस्ट किए हुए हैं, ये लिंक है सर। पीडीएफ में आप क्लास में जितना कंटेंट बताते हैं उससे कम है। हाँ बिल्कुल बेटे, पीडीएफ इतना थोड़ी डिटेल में दिया जाएगा। जितना हम कॉन्टेक्ट बता रहे हैं पीडीएफ में उतना डिटेल नहीं मिलेगा आपको। उसमें तो टू द पॉइंट मेन चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको बुक्स पढ़ना है, तो बुक्स ले लीजिए। हमने बार बार आपसे कहा है, हिस्ट्री में एनसीईआरटी 11-12 की आप पढ़ लीजिए, चूँकि एनसीईआरटी बेस माना गया है। ललित हेलो सर, हेलो भाई। तो बुक्स भी अगर पढ़ना है तो बुक्स आपको लेना पड़ेगा। बुक्स में आप डीएन झा एंड श्रीमाली प्राचीन इतिहास है, दूसरी है एएल श्रीवास्तव मेडिवल इंडिया पर, इनके साथ हरिश्चंद्र वर्मा भी हैं मेडिवल इंडिया पर। आधुनिक भारत में बिपिन चंद्र की ले लीजिए, और सुमित सरकार को भी पढ़ लीजिए। एक और है वीडी महाजन, भी पढ़ लीजिए अगर टाइम है तो। साउथ इंडियन हिस्ट्री में नीलकंठ शास्त्री की किताब आती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में
वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर पढ़ना है तो एल मुखर्जी। रविशंकर यादव जी कह रहे हैं एसएससी के लिए, एसएससी के लिए बेटा हमारा पीडीएफ पढ़ लो पर्याप्त है, और एनसीईआरटी पढ़ लेना। एसएससी में पीडीएफ पढ़ लो, काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी पीसीएस के भी कवर हो जाएंगे, लेकिन जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। विकास जी पूरा एक दिन का पहले के रिपीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं आउटलाइन। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनकर आया। इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल आते थे, और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। विलियम बेंटिंक को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। बंबई मद्रास के गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश कंपनी के कॉमर्शियल पावर को छीन लिया। सारी कॉमर्शियल पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आने लगी। अब थोड़ा सा ये सब बताए थे आपको। एक बात और इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारतीय समाज का जनक कहा गया है, क्योंकि इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास किया। इन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स की प्रयास किए हैं, सामाजिक सुधार धार्मिक सुधार किए हैं। राममोहन राय को राजा की टाइटल मुगल किंग अकबर सेकंड ने दिया था। इसलिए दिया क्योंकि अकबर सेकंड के पेंशन के लिए राममोहन राय इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में क्वीन से बात किया, पेंशन चालू नहीं करा पाए, और 1833 में राजा राममोहन राय इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मर गए। पहले इंडियन प्रतिनिधि हैं जो इंग्लैंड गए थे। इसके अलावा एक पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है राममोहन राय के बारे में कि इनके समर्थन से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा इंडिया में प्राचीन काल से चली आ रही थी। सती प्रथा का जिक्र पहली बार इंडिया में एरण लेख में किया गया है। एरण लेख ये मध्य प्रदेश में भानुगुप्त ने बनवाया था। तो ये सारी बातें हमने आपको बताए थे। अब हम इससे आगे चलते हैं और हम आपको ये बताए थे कि 1829 में सती प्रथा इसे बैन कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बैन किया था। सती प्रथा के लिए ये नियम बनाया गया था। नियम 17 ये कानून अब भी चल रहा है। किसी महिला को सती करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता था। बट आपको ध्यान रखना बेटे कि सती प्रथा कानून जो बना ये केवल ब्रिटिश साम्राज्य में ही लागू किया गया था। जहां जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहीं लगाया गया था। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और उन क्षेत्रों पर लागू था जो इनके अंडर में आते थे। इंडियन स्टेट्स जो थे इस समय उनमें ये कानून लागू नहीं किया गया था। जैसे राजस्थान के काफी बड़े क्षेत्र पर सती प्रथा कानून को लगाया नहीं गया था। इवन आपको बताएं कि राजपूताना एरिया में सती प्रथा कानून बनने के बाद भी सती के एग्जाम्पल कई सारे मिले हैं।
लेकिन 1884 में जयपुर में सती प्रथा कानून को फिर बाद में लागू किया गया था। तो इस तरह से थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून तो बनाया, राममोहन रॉय ने मदद किया, बंगाल में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, बॉम्बे में भी लगा दिया, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लगा दिया। लेकिन कुछ इंडियन रियासतें थीं, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में 500 से ज्यादा रियासतें थीं। कश्मीर को ले लें तो 566 रियासतें थीं। कब? जब इंडिया फ्री हुआ। यानी कुल मिला के 500 से ज्यादा रियासतें इंडिया में थीं। रियासतों में यह कानून कंपलसरी नहीं था। यह कानून केवल उन्हीं जगहों पर कंपलसरी था जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, ब्रिटिश कंपनी का शासन था। तो ध्यान रखें। एक बात और ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपसे कि इंडिया में सबसे पहले किस यूरोपीय ने सती प्रथा पर बैन लगाया, तो इंडिया में सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध 1515 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने लगाया था बेटे। और इसके बाद पौंडीचेरी में फ्रेंच ने लगाया था, फ्रांसीसियों ने। और इसके अलावा चिनसुरा ये बंगाल में है। चिनसुरा ये बंगाल में है। चिनसुरा ये बंगाल में है। यहां डच लोगों ने लगाया था। तो सबसे पहले इंडिया में पुर्तगालियों ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये प्रश्न एक बार सिविल सेवा में पूछा गया बेटे। हला इन्होंने भी लगाया और इन्होंने भी लगाया। और वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1798 में बंगाल में 1798 में बंगाल में लगा था, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं था। ये कानून ज्यादा इफेक्टिव था जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया। इसलिए याद रखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा केवल बंगाल में 1798 में लगाया गया। ये वाला कानून बंगाल, मद्रास, बॉम्बे तीनों प्रेसिडेंसीज में लागू किया गया। और वहां लागू किया गया जहां जहां ब्रिटिश कंपनी का शासन था। ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट ध्यान रखें, इंडिया में सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का किंग फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन केवल फिरोज शाह तुगलक तक ही था, उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया था। याद रखें, एक बार यह भी प्रश्न एसएससी सीजीएल में आया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस सुल्तान ने सती प्रथा के खिलाफ प्रतिबंध लगाया। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। केवल फिरोज शाह तुगलक तक ही था, उसके बाद फिर प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया। फिर मुगलों के शासनकाल में अकबर ने, मुगल किंग अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर पर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अकबर ने दास प्रथा पर भी बैन लगाया था। प्रारंभ में नहीं, बाद में जब अकबर ने टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट किया तब। प्रारंभ में अकबर बड़ा कट्टर था, जजिया भी लिया, पिलग्रिमेज टैक्स भी लिया, सती प्रथा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन जब टॉलरेंस पॉलिसी, सुलह कुल की नीति अडॉप्ट किया 1562 के बाद, तब इसने भी सती प्रथा पर बैन लगा दिया, दास प्रथा पर भी बैन लगा दिया। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं।
हाँ, इसीलिए बेटे हमने आपको डिटेल में बता दिया, डिटेल में नीरज हमने इसीलिए बताया क्योंकि मन में कंफ्यूजन रहेगा कि अकबर ने लगाया, तो अकबर से पहले दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक ने लगाया, फिर फिरोज तुगलक के बाद फिर लोग प्रैक्टिस करने लगे। अकबर ने बाद में लगाया, स्टार्ट में नहीं, अपने शासन काल के आधे चरण के बाद लगाया। लेकिन अकबर के बाद ये फिर प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी और अब यहां पर इन्होंने बैन लगाया, पौंडचेरी में फ्रांसीसियों ने बैन लगाया, चिंसुरा में डच हॉलैंड के लोगों ने लगाया, बंगाल में, केवल बंगाल में बेटे ब्रिटिश कंपनी ने 1798 में लगाया था। लेकिन ये पूरी इंडिया में लगा, उस इंडिया में लगा जहां जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। राजपूताना एरिया में सती प्रथा कानून के बाद भी चलता था, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कानून बनाया तो जहां जहां ब्रिटिश कंपनी का शासन था वहां वहां बैन किया। बाद में जब ब्रिटिश कंपनी ने पूरे इंडिया पर कंट्रोल कर लिया तो पूरी इंडिया में धीरे धीरे लगता चला गया, स्टार्ट में नहीं। तो ये सारा सिस्टम सती प्रथा के बारे में है। अब आप इससे आगे थोड़ा सा बढ़ें। ये चार्टर एक्ट हमने शायद आपको बताया था। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था ठगी प्रथा, अभी ठगी प्रथा के बारे में। तो ठगी प्रथा ठगी प्रैक्टिसेस ये इंडिया में काफी समय से चली आ रही थी। राजा राम मोहन राय बेटे ये 1831 में गए थे, 1831 में, और 1833 में राजा राम मोहन राय का इंग्लैंड के ब्रिस्टल में देहांत हुआ था। कहीं कहीं 1832 भी दिया हुआ है। भानु प्रताप कह रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, बाकी लोग बताएं वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है। भानु प्रताप जी कह रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, बाकी लोग रिस्पॉन्स करें, क्या वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? बेटा इस समय ब्रिटेन का किंग नहीं क्वीन थी, क्वीन का नाम विक्टोरिया था। ब्रिटेन का किंग नहीं बल्कि क्वीन थी विक्टोरिया। ठीक है बेटे, थैंक यू। तो आप अपना नेटवर्क चेक कर लें, बाकी सब बच्चे सही बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठगी के बारे में बताते हैं आपको। आप देखिए ठगी क्या था। इंडिया में 8-10 के ग्रुप में, 8 to 10, 8-10 के ग्रुप में बदमाश टाइप के लोग, बैंडिट टाइप माने बदमाश टाइप के लोग होते थे। बैंडिट माने बदमाश टाइप के होते थे, और ये अपने साथ हैंड करचिफ माने एक तौलिया रखते थे, तौलिया रखते थे ये हैंड करचिफ। और ये 8-10 के ग्रुप में होते थे। किसी विदेशी को, यूरोपियन को देखा कि ये मालदार है, उसके पीछे लग जाते थे। 2-3 उस कहीं सुनसान एरिया देखा तो 2-3 पकड़कर उसके सामान छीन लेते थे, 2-3 पकड़कर उसको मारने लग जाते थे, और 2-3 गड्ढे खोदते थे, लाश को ठिकाने लगा देते थे। हजारों की संख्या में यूरोपियंस, स्पेशली अंग्रेज गायब हो चुके थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को शिकायतें आने लगी कि ठगी प्रथा इंडिया में काफी प्रभावशाली है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन को सतर्क कर दिया
और एक एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाने लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन सारे ग्रुप को बैन कर दिया गया, जितने भी बैंडिट ग्रुप थे सबको बैन कर दिया गया और इन बैंडिट्स लोगों को पकड़वा कर इनको फांसी दिलवा दिया, मरवा दिया या इनका इनकाउंटर करवा दिया। तो ये ठगी प्रथा के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक और व्यक्ति को अपॉइंट किया था, नाम है स्लीमन। याद रखें, अगर ये पूछा जाए कि इस प्रथा को समाप्त किसने किया, कॉलोनल स्लीमन। कर्नल स्लीमन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इनको अपॉइंट किया था विशेष कार्य के लिए, ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए। यह भी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, आ चुका है कि विलियम बेंटिंग ने ठगी सिस्टम को समाप्त करने के लिए किसको अपॉइंट किया, तो कर्नल स्लीमन को अपॉइंट किया था और इन्होंने इस ठगी को समाप्त कर दिया। आपने एक फिल्म देखा होगा, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान की फिल्म आई थी। यह फिल्म इसी पर बनाई गई है, ठगी प्रथा पर ही बनाया गया है। अच्छा, ये ठग्स ज्यादातर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन एरिया में ज्यादा एक्टिव थे। ज्यादातर मालवा वाले एरिया में अधिकतर एक्टिव थे। उत्तर प्रदेश के अवध, बुंदेलखंड, इन एरियाज में भी एक्टिव थे। तो कुल मिला के ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठगी प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया? ईयर 1830 कहीं कहीं दिया है या कहीं कहीं 1831 भी दिया है। स्लीमन ने इसको समाप्त किया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ठग्स पाए गए थे तो उनको भी सप्रेस किया गया। तो इस तरह से बेटे ठगी प्रथा विलियम बेंटिंग के समय में कर्नल स्लीमन ने समाप्त किया था। वैसे 1833 का चार्टर एक्ट हमने बताया था। चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ये चार्टर एक्ट आया था। इस चार्टर एक्ट की कई खास बातें हैं बेटे, अगर ध्यान से सुने तो कुछ पॉइंट याद रहेगा। पहला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल में 3 मेंबर होते थे। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 4 की जगह 3 मेंबर बना दिए थे ना, बताए थे हमने आपको। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा मेंबर बनाया गया और वह मेंबर लॉ मेंबर होता था, यानी उसे विधि के बारे में, कानून के बारे में ज्ञान होता था। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में, फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल की परिषद में लॉ मेंबर बनाया गया और पहला लॉ मेंबर मैकाले को बनाया गया था। दिलीप कुमार पटेल कह रहे हैं सर ये लाइव क्लास है। बिल्कुल लाइव क्लास है बेटे, हमने तो कभी वीडियो वाली क्लास तो अभी दिया नहीं है। और सुनील जांगीर कह रहे हैं कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सुनील जी, बंगाल में गवर्नर जनरल बनाया जाता था, जैसे हमने आपको बताया है 1765 में लॉर्ड क्लाइव जब आया तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। एक और तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ध्यान दीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पावर ज्यादा दे दिया। बंबई मद्रास के गवर्नरों की पावर को कम कर दिया। बेटे, बंबई और मद्रास के गवर्नरों के पास पहले लेजिस्लेचर पावर थी, यानी उन्हें कानून व्यवस्था बनाने का अधिकार था, विधि विधान बनाने का अधिकार था बंबई और मद्रास में। लेकिन इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंबई मद्रास के गवर्नरों के ऊपर बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कि अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, उसे डोमिनेट कर दिया। यानी कुल मिला के सारा निर्णय भारत का गवर्नर जनरल लेगा। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग सभी निर्णय लेगा। तो बताएं क्लियर हुआ या नहीं? गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है? दयानंद कुमार शर्मा ध्यान से सुने तभी समझ में आएगा। देखिए बेटे, गवर्नर पहले 3 आते थे। बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर। क्लाइव 1765 में बंगाल का गवर्नर बनकर आया। उस समय बंबई और मद्रास के 2 और बन के आए, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस नहीं है, नाम नहीं बताएंगे आपको। अब आप देखिए 1773 ईस्वी में पहला चार्टर एक्ट आया, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा गया है। इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंबई और मद्रास के दोनों गवर्नर ही रह गए। उन दोनों गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया। ये अंतर है। यानी पहले 3 गवर्नर आते थे, तीनों फ्री थे, तीनों किसी पर डिपेंड नहीं थे। लेकिन 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में बंबई मद्रास के गवर्नरों को कर दिया। अब जयप्रकाश कह रहे हैं गवर्नर कौन होते थे, किसे बनाया जाता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये 2 संस्थाएं थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसको चाहता उसे गवर्नर जनरल बना के इंडिया भेजता था। बिल्कुल विकास सिंह 1765 में लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर आया। इसके साथ बंबई मद्रास के भी गवर्नर बन के आए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके कमेंट को थोड़ा अवॉइड करते हैं, नहीं ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। ये सब हमारी पुरानी वीडियो, जो पीछे वीडियो 2-3 दिन पहले की है, उनको देखो आप, सारा क्लियर हो जाएगा। आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो लग रहा है, पुराने लेक्चर्स के वीडियो नहीं देख रहे हो। रिवीजन करिए वीडियो से। मैंने कहा था आपको कि 2-3 बार वीडियो से रिवीजन करो तभी क्लियर हो पाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा टिपिकल है, और हम आपको बेवकूफ़ बनाना चाहें तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको उतना नॉलेज नहीं है। बट उसके बाद भी हम आपको सारे कंटेंट्स दे रहे हैं, कोई कंटेंट्स छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग बहुत कम कंटेंट देते हैं ऑनलाइन में। इतना कंटेंट कोई नहीं दे रहा है। हमने बहुत से वीडियो देखे हैं, बहुत से टीचर को ऑनलाइन पढ़ाते हुए देखे, बेटे हमें इतने कंटेंट कोई नहीं देता है। इसलिए आप पिछले वाले वीडियो को आप सुने, बार बार सुने तभी याद होगा। तो ये हमने आपको बताया पहला पॉइंट कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद में 4था सदस्य बनाया गया, जो कि लॉ मेंबर था।
कानूनी सदस्य था और पहला लॉ मेंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग की काउंसिल में लॉर्ड मैकॉले को बनाया गया। ये वही लॉर्ड मैकॉले है जिसने इंडिया में शिक्षा सुधार के लिए काम किया है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छीन लिया। याद रखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वाणिज्य पावर थी, व्यापार एवं वाणिज्य पावर थी और प्रशासनिक पावर थी। ब्रिटिश सरकार ने कॉमर्शियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपने अंडर में कर लिया। अब ब्रिटिश कंपनी कोई भी कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार ब्रिटिश गवर्नमेंट के अप्रूव के बिना नहीं कर सकती थी। चौथा एक पॉइंट और देखें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन के साथ अफीम व्यापार पर एकाधिकार दे दिया, चाय के व्यापार पर से एकाधिकार हटा दिया। ध्यान रखें, बहुत बार पूछा गया है, यही प्रश्न पूछा जाता है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा चाय के व्यापार पर से ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार हटा दिया और किस एक्ट के द्वारा चीन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अफीम व्यापार पर एकाधिकार दे दिया। तो यही है पॉइंट। टी ट्रेड मोनोपोली, चाय के व्यापार पर से एकाधिकार ब्रिटिश कंपनी का हटा दिया गया बेटे, और ओपियम ट्रेड मोनोपोली दे दिया गया। ओपियम ट्रेड मोनोपोली विद चाइना, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए हमने लिख दिया इसको, बाकी पॉइंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को चाय के व्यापार पर एकाधिकार दिया गया था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय के व्यापार पर से एकाधिकार हटा दिया। चीन के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अफीम व्यापार पर एकाधिकार दे दिया। ये पॉइंट ध्यान रखें, ये जरूर पूछा जाता है। बाकी पॉइंट्स तो ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात और आपको बताएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को अफीम का आदी बना देना चाहती थी। अफीम यानी ओपियम, ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि चाइना के लोगों को इतना ओपियम का आदी बना दो कि बिना ओपियम, बिना अफीम के चाइनी रह न पाए, तभी हम चाइना पर कब्जा कर पाएंगे। इसलिए चीन के राजा से, चीन की गवर्नमेंट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमें ओपियम ट्रेड के लिए अपने बंदरगाह ओपन कर दो। 5 बंदरगाह की डिमांड किया था चीन से, लेकिन चाइना ने एक भी बंदरगाह खोलने से मना कर दिया। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1839 में चाइना से अफीम युद्ध लड़ा था, ओपियम वार। 1839 में अफीम युद्ध लड़ा गया था, ओपियम वार चाइना से लड़ा था। और इस ओपियम वार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना को हरा दिया। चाइना इसमें हार गया और 5 बंदरगाह अफीम व्यापार के लिए ओपन कर दिया। तो इस तरह से अफीम युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने चाइना को हराया
और फिर चीन के लोगों को धड़ल्ले से अफीम की सप्लाई करने लगे। एक ना एक दिन यानी 1839 में जब कंपनी ने चाइना को हराया तो चाइना पर कब्जा जमा लिया। बाद में जब चाइना पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया तो अमेरिका ने एक पॉलिसी लाया, कहा मी टू, मुझे भी। यानी ब्रिटेन को कहा कि आप चाइना के व्यापार का फायदा अकेले मत उठाओ, हमें भी चाइना के व्यापार का कुछ फायदा उठाने दो। एक पॉलिसी लाया, मी टू पॉलिसी, मुझे भी की नीति। अमेरिका के सुझाव पर ब्रिटेन ने चाइना को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक भाग अमेरिका को दे दिया व्यापार के लिए, एक रशिया को दे दिया, एक ब्रिटेन के पास रखा और एक पोर्शन जर्मनी को दे दिया। बेटा इसी को कहते हैं कटिंग ऑफ चाइनीज मेलन, चीनी खरबूजे का कटना। ओपियम वार के बाद चाइना को ब्रिटेन ने 4 स्फेयर में डिवाइड कर दिया, दैट वाज कॉल्ड एज कटिंग ऑफ चाइनीज मेलन। दीपक मैं ऑनलाइन ही हूं, ऐसा प्रश्न ना पूछो, ये तो कोई प्रश्न नहीं है, हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सर्विस और नागरिक सर्विस का जनक कहा गया जाता है था, ये बात आप भूल गए थे। अच्छा, इतनी देर से मैं यही समझा रहा हूं, सारा हमारे लेक्चर में है। आप बता रहे हैं कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सर्विस नागरिक सर्विस का जनक कहा जाता है, यही तो हम आपको बता रहे हैं चार्टर एक्ट में, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जितना हम बता दे रहे हैं उतना आपको किसी एक बुक में मिलेगा भी नहीं। सर रुक रुक के वीडियो बंद हो जा रही है। बेटे यहाँ तो ठीक चल रही है, बाकी लोग बताएं क्या रिस्पॉन्स है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इस चार्टर एक्ट के द्वारा सारा हमने बता दिया। जो वो बालक कह रहा है कि नहीं बताए, भूल गए, मैं भूला नहीं, सब बताया हूं। हमने कहा कि कॉमर्शियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पहली बार इंडिया में इस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया था। बेटे ध्यान से लेक्चर सुनो, कोई बात भूले नहीं है, सब बता रहे हैं, एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं, कम नहीं बता रहे हैं। कम बताने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई, चलें आगे बढ़ें। तो चार्टर एक्ट की हमने 4 बातें बताई, 1-2 बातें और बता देता हूं, नहीं कहीं बताए नहीं। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इंडिया में शिक्षण संस्थाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन बेटे वो दिया नहीं गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को 1-1 लाख रुपया दिया गया। फिर से बताते हैं, 1813 में प्रावधान किया गया कि इंडिया में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, शैक्षणिक संस्थानों को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन बेटे दिया नहीं गया। अब जाकर के 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षण संस्थानों को 1-1 लाख रुपया दिया गया था। दूसरा पॉइंट, 1833 ईस्वी में 1833 में लॉर्ड मैकॉले को शिक्षा में सुधार के लिए अपॉइंट किया गया। लॉर्ड मैकॉले ने एक माइन्यूट लेकर आया, 1833 का मैकॉले माइन्यूट, मैकॉले मसविदा ले आया। इस मैकॉले माइन्यूट के द्वारा इंडिया में शिक्षा में सुधार करने का प्रावधान किया गया। अब आप जानते हैं लॉर्ड मैकॉले लॉ कमिश्नर भी थे, लॉ मेंबर भी थे। पहले लॉ मेंबर इंडिया में लॉर्ड मैकॉले बने और एक शिक्षाविद भी थे लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया जिसको रिपोर्ट 1834-35 में दिया, मैकॉले माइन्यूट कहा जाता है। ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले थोड़ा सा आपका कमेंट देख लेते हैं, क्या कमेंट है। सर इंडिया में आने वाले सारे फॉरेन कंपनीज के हेडक्वार्टर्स बताएं। सब बता दिए हैं, आप रिवीजन करें बेटे। सर इंडिया में आने वाले सारे बता चुके हैं, कितनी बार बताएं।
मॉडर्न इंडिया के फॉरेनर इन्वेडर्स, ये यूरोपियंस इन इंडिया में सारे बता दिए हैं। बार बार वही चीज पूछ रहे हो, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। चाइना को मल्टीनेशनल गुलाम कहा जाता है, कई देशों का गुलाम बताया तो अभी आपको। चाइना वॉज द कॉलोनीज ऑफ मल्टीनेशनल कॉलोनीज, रशिया, ब्रिटेन और इसके अलावा जर्मनी, अमेरिका, मल्टीनेशनल गुलाम था ये। इसीलिए चाइना कॉमनवेल्थ का मेंबर नहीं है बेटे, और ना ही कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में या कॉमनवेल्थ नेशंस में वे देश शामिल हैं जो पहले ब्रिटिश कॉलोनीज थीं। चाइना को पूर्ण रूप से ब्रिटिश कॉलोनी नहीं माना जाता है। चाइना मल्टी नेशंस गुलाम था या मल्टी नेशंस कॉलोनीज थी। अब आप ये पॉइंट देखिए 1833 में, 1833 में मैकॉले माइन्यूट, मैकॉले मसविदा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में लॉर्ड मैकॉले को अपॉइंट किया गया। जैसा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में शैक्षणिक संस्थानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान था, और यह भी रिकमेंड किया गया कि प्रत्येक जिले में प्राइवेट और सरकारी, प्राइवेट अथवा सरकारी स्कूल ओपन किया जाए, यह भी प्रावधान था। अब आप देखिए लॉर्ड मैकॉले ने शिक्षा में जो सुधार किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुने तो याद हो जाएगा। लॉर्ड मैकॉले ने, वैसे तो लॉर्ड मैकॉले वेस्टर्न एजुकेशन का फॉलोअर था, यानी पश्चिमी शिक्षा को इसने रिकमेंड किया है। एक तो जैसे ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट का मतलब पूर्वी भाषा में शिक्षा, जैसे संस्कृत, ग्रीक, हेब्रू, हिंदी, उर्दू, पर्शियन, इनको ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, यानी पूर्वी भाषा में शिक्षा दिए जाने के प्रावधान को सपोर्ट करते थे। और दूसरे जो बताए हैं अभी आपको, एंग्लिशिस्ट, एंग्लिशिस्ट दूसरे ओरिएंटलिस्ट। और ये इंग्लिशिस्ट पश्चिमी भाषा में शिक्षा समर्थक, पश्चिमी भाषा में शिक्षक समर्थक थे। इसमें लॉर्ड मैकॉले इसी में आता था, जबकि ओरिएंटलिस्ट में इंडियन आते थे। इंडियन चाहते थे कि भारत में शिक्षा का आधार हमारे लैंग्वेजेस में किया जाए, जबकि इंग्लिशिस्ट चाहते थे कि इंडिया में शिक्षा का बेस इंग्लिश मीडियम में किया जाए। ये दोनों में अंतर है। मैकॉले चाहता था कि इंडिया में शिक्षा का माध्यम इंग्लिश माध्यम हो, इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में लाओ, मीडियम इंग्लिश बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी सब इंग्लिश में हो। ये सारी बातें ये सपोर्ट करता था। लेकिन बाद में ओरिएंटलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट के बाद ये सुधार आया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में, साइंस के सब्जेक्ट को इंग्लिश मीडियम में, बाकी सारी शिक्षा ओरिएंटल लैंग्वेज में कर दिया जाए। इसी पर मुहर लग गई, और 1834 में मुहर लगने के बाद 1835 में मैकॉले मसविदा को बंगाल के कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में लागू किया गया था। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इसको पहली बार लागू किया गया था, जिसमें इंग्लिश मीडियम में मना कर दिया गया।
इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में, इंग्लिश एक भाषा के रूप में, साइंस टेक्नोलॉजी इंग्लिश मीडियम में, बाकी लिटरेचर या और सब्जेक्ट ओरिएंटल लैंग्वेज में, भारतीय भाषाओं में। तो ये लागू किया गया था 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। अब अगर ये आपसे पूछा जाए कि इंडिया में ये अंग्रेज इंग्लिश एजुकेशन क्यों लाना चाहते थे, तो 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये था कि रंग रूप से इंडियन भारतीय दिखेंगे, लेकिन जब अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेज बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे। क्रीड एंड कलर में इंडियन होगा, टेस्ट ओपिनियन में अंग्रेज हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, अगर इंडियन अंग्रेजी सीख जाएंगे तो इंडिया में इंडियन क्लर्क का काम करेंगे। यदि किसी अंग्रेज को हम इंग्लैंड से इंडिया में बुलाते हैं क्लर्क के लिए, तो उस पर ज्यादा पैसा खर्च होता है। इंडियन को इंग्लिश सिखाओ और इनको क्लर्क के रूप में अपॉइंट कर दो, जिससे अंग्रेजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंग्रेज अधिकारी बनाओ, मुट्ठी भर अंग्रेज, 75 देश। अगर अंग्रेज सिपाही और क्लर्क बनेंगे तो अधिकारी कहां से लाओगे? इसलिए बेटे, क्लर्क बनाने के लिए इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में लाए। पहला हमने आपको बताया, रंग रूप से भारतीय लगेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेज हो जाएंगे, यानी ईसाई बन जाएंगे। दूसरा, सस्ते में इंडिया में क्लर्क चाहते थे, इसलिए इंडियन को अंग्रेजी सिखाओ, यही क्लर्क का काम करेंगे। ये 2 मेन बातें हैं। अब आप देखिए, इंडियन ने अंग्रेजी बहुत बढ़ चढ़कर सीखा, ज्यादातर बंगालियों ने अंग्रेजी को सीखा था, क्योंकि राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में बनी थी। राइटर्स बिल्डिंग, जहां ब्रिटिश कंपनी का काम पूरे इंडिया पे होता था। आज भी राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में है। इसी राइटर्स बिल्डिंग में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपना शासन चलाती है, जबकि ब्रिटिश कंपनी ने इसको बनाया था केवल क्लर्क के काम करने के लिए। इसका राइटर्स बिल्डिंग नाम रखा गया था, वही क्लर्क का काम करने वाला राइटर्स बिल्डिंग। आज ये पूरे वेस्ट बंगाल का यहां से शासन चलता है। तो इस तरह से बंगालियों ने सबसे बढ़ चढ़कर अंग्रेजी सीखने का प्रयास किया, लेकिन बंगालियों ने अंग्रेजी सीखने के बाद क्लर्क में कम रुचि दिखाई, क्रांति में ज्यादा रुचि दिखाई। अंग्रेजी पढ़े लिखे बंगालियों ने फ्रेंच क्रांति के बारे में पढ़ा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, उसके पीछे कारण क्या था? हुआ था ना 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और उसी फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द आए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। ये 3 शब्द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से आए हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 का लुई 16वें के खिलाफ था, लुई 16 के खिलाफ था ये क्रांति। और इस क्रांति के बाद लुई 16 की सत्ता समाप्त हो गई थी। पेरिस के टेनिस कोर्ट में क्रांतिकारी इकट्ठा हुए और यहीं पर कानून व्यवस्था बनाने के प्रावधान किए गए। तो फ्रेंच क्रांति के बारे में इन्होंने पढ़ा, इंडियंस ने पढ़ा, और उसके फ्रेंच क्रांति के कारणों को ढूंढ निकाला। किस क्रांति के पीछे क्या क्या कारण थे, उसको ढूंढ निकाला। और आप जानते हैं, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1773 में स्टार्ट हुआ था। 1773 से स्टार्ट हुआ था। 1783 में जाके अमेरिका की 13 कॉलोनी फ्री हुई थी। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे क्या कारण थे, उसके कारण भी ढूंढ निकाले। इन कारणों को पढ़े लिखे इंडियन, पढ़े लिखे अंग्रेजी जो पढ़े लिखे थे, इन कारणों को पंफलेट पे छपवाया और लोगों में बंटवाया। कहा, देखो किस तरह अमेरिका फ्री हुआ, कैसे फ्रांस लुई 16वें के शासन से फ्री हुआ। यदि तुम ऐसे करोगे
तभी ये फिरंगी इंडिया से भागेगा। अब आप देखिए, अंग्रेजों ने सोचा था क्या क्या हो गया, सोचा था कि इन इंडियन को अंग्रेजी सिखाएंगे, ये क्लर्क का काम करेंगे, ये तो क्रांति करने लगे, और वो भी इंग्लिश स्टाइल में। पढ़े लिखे बंगालियों को अंग्रेजों ने बंगाली बाबू कहा, कासिद बंगाली बाबून। बाबून माने बंदर होता है, बबून, BABOON, बबून से बाबू शब्द आया है बेटे, बाबून से बना है बाबू, न खा जाते हैं। तो बंगालियों ने सोचा हमें बाबू कह रहा है, यानी बाबू मीन्स बापू टाइप का, लेकिन कासिद बंगाली बाबून गालियां दिया, बिग बबून बड़े बाबू, स्मॉल बाबून छोटा बाबू, इस तरह से गालियां दिए। तो क्रांति का डायरेक्शन ही बदल गया। इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में क्रांति के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। एक नए तरीके से क्रांति का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। पढ़े लिखे बंगालियों ने क्रांति का डायरेक्शन बदल दिया, इंग्लिश मीडियम के बुक्स को पढ़ा और नए नए आइडियाज आने लगे। तो ध्यान रखें, ये शिक्षा 1835 में लगाया गया। किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल में यानी कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में, यहां अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। मैकॉले माइन्यूट, मैकॉले मसविदा, ये पहली बार इंडिया में कलकत्ता के इसी कॉलेज में लगाया गया था। कब? 1835 में। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया। तो यहां से शिक्षा का डायरेक्शन बदल गया, डिस्ट्रिक्ट में स्कूल कॉलेज ओपन होने लगे। आगे चलकर 1854 में 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, चार्ल्स वुड के द्वारा वुड्स डिस्पैच तैयार किया गया था। यह वुड्स डिस्पैच डलहौजी के समय में आया, जिसमें शिक्षा का दायरा बढ़ा दिया गया बेटे। यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा इंडिया में सिफारिश की गई। वुड्स डिस्पैच ने इंग्लैंड के पैटर्न पर इंडिया में विश्वविद्यालय बनाने की सिफारिश किया था, और इंडिया में 3 विश्वविद्यालय बने। प्रेसिडेंसी कॉलेज इंग्लैंड में बना था, और ये कॉलेज पहले हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता है। हिंदू कॉलेज डेविड पियरे ने और राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था बेटे, और इन दोनों ने इसको 1817 में बनाया था। 1817 में समझ में आए तो बता देना। राजा राम मोहन रॉय और इनके साथ एक अंग्रेज भी था, नाम है डेविड हेयरे। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया। इसी को प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा गया है। समझ गए हूं तो अजीत कुमार सिंह रिस्पॉन्स करें। ऐसे बीएचयू भी था। बीएचयू पहले यहां हिंदू कॉलेज था। बीएचयू पहले हिंदू कॉलेज था, जिसे बनाया किसने? बनाया था एनी बेसेंट ने, और बाद में मदन मोहन मालवीय ने इसको बीएचयू बना दिया। ऐसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज था, और इसे सर सैयद अहमद खान ने बनाया था बेटे। तो नाम याद रहेगा ना, डेविड हेयरे, डेविड हेयरे HEIRE, और राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में 1817 में हिंदू कॉलेज बनाया।
जिसमें हमने आपको आगे बताया था कि हेनरी विवियन डेरेजियो ने यहीं पढ़ाई किया था। ठीक है बेटे, थैंक यू। चलें आगे बढ़ते हैं। और अब हम आपको आगे बताने वाले हैं, इससे आगे एक 1835 में कार्यवाहक गवर्नर बन गए थे चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जाने के बाद चार्ल्स मेटकॉफ ये कार्यवाहक गवर्नर जनरल बने थे, एक्टिंग गवर्नर जनरल थे ये बने। इनका एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1835 में फ्रीडम ऑफ प्रेस इन्होंने दिया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की आजादी 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने दिया था। जयप्रकाश बिल्कुल सही बता रहे हैं, यंग बंगाल आंदोलन डेरेजियो ने चलाया था, बताए भी हैं आपको। ये पॉइंट ध्यान से देखें, प्रेस की आजादी, प्रेस की आजादी 1835 में। आप जानते हैं पहला न्यूज़पेपर 1780 में बंगाल गजेट आया था, जेम्स अगस्टस हिक्की ने निकाला था। बिल्कुल दयानंद जी बिल्कुल सही, प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है इन्हें ही, चार्ल्स मेटकॉफ को, इसीलिए तो हमने लिखा प्रेस की आजादी दिया। 1780 में पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजेट इंग्लिश में आया और बाद में वारेन हेस्टिंग के समय में बंगाल गजेट पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि जेम्स अगस्टस हिक्की ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में कड़ी आलोचना किया था। इसलिए वारेन हेस्टिंग के समय में प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो प्रतिबंध चला आ रहा था और वो प्रतिबंध अब जाके हटा था। आगे चलकर प्रेस की आज़ादी पर फिर से बैन लगा दिया था, कब? 1878 में, 1878-79 में लॉर्ड लिटन ने प्रेस पर पुनः बैन लगा दिया। आगे बताएंगे आपको। तो चार्ल्स मेटकॉफ के बाद नेक्स्ट एक गवर्नर जनरल आए, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। 1836 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड आए हैं। ऑकलैंड के शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना, लिटन LYTTON, जयप्रकाश लिटन LYTTON, लॉर्ड लिटन ने 1878-79 में प्रेस पर फिर बैन लगाया और फिर उसके बाद प्रेस पर बैन नहीं हटाया गया। इस लॉर्ड लिटन के प्रेस पर बैन लगाने के बाद ये बाल गंगाधर तिलक को 2 बार मांडले जेल की सजा हुई थी। इसको हम आके आपको बताएंगे। बेटे लॉर्ड ऑकलैंड दयानंद, देखिए चार्ल्स मेटकॉफ के पहले लॉर्ड शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जितने भी एक्टिंग गवर्नर जनरल होते थे वे कार्यवाहक थे, उनके साथ लॉर्ड शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो फुल फ्लैज गवर्नर बनकर आते थे उनके साथ लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता था। एक्टिंग गवर्नर जनरल के साथ लॉर्ड शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो एक्टिंग गवर्नर होते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल के मेंबर होते थे, उन्हीं में से जो सीनियर मेंबर होता था तब तक कार्यरत रहता था जब तक कि नया अपॉइंट होके नहीं आ जाता था। इसलिए लॉर्ड शब्द उसी के साथ जुड़ेगा
जिसका स्टेटस हाउस ऑफ लॉर्ड के इक्वल होता था। बताए थे हमने आपको, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 सदन हैं, है ना, अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स। जितने भी गवर्नर जनरल आते थे उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड का स्टेटस दिया जाता था, इसीलिए वे हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर के इक्वल थे, इसीलिए उनके नाम से पहले लॉर्ड शब्द लगता था। अब जो इंडिया में काउंसिलर बन के रह गए, ये तो वहां का स्टेटस नहीं पाते थे ना, वहां से नया बना के भेजा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट 1839 से 42 के बीच में द फर्स्ट अफगान वार है, प्रथम अफगान युद्ध। देखिए, अफगानिस्तान बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अफगानिस्तान सामरिक दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्री था उस समय। इस पर एक तरफ रशिया की निगाह थी, दूसरी तरफ से ईरान की निगाह थी, पर्शिया जिसको कहते हैं, और इस तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया की निगाह थी। बीच में यहीं पर महाराजा रणजीत सिंह भी थे, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा किए थे बीच में। ये पंजाब में थे और महाराजा रणजीत सिंह का किंगडम सतलुज नदी के साउथ तक फैला हुआ था। सामरिक का मतलब कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राजनैतिक दृष्टि से, सामरिक का मतलब राजनैतिक दृष्टि से अफगानिस्तान इस समय बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट देश था, क्योंकि रशिया की निगाहें अफगानिस्तान पर थी कि अफगानिस्तान को अगर रशिया जीत ले तो हिंदुस्तान तक रशिया का व्यापार हो सकता था। इधर ईरान जो था वो रशिया का साथ दे रहा था, तो इस तरफ से ईरान, उस तरफ से रशिया का दबाव अफगानिस्तान पर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि अफगानिस्तान पर रशिया का दबाव बढ़े और रशिया का कब्जा हो जाए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान पर रशिया का कब्जा हो गया तो इंग्लैंड को इंडिया जैसी कॉलोनी के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए रशिया को दूर रखने के लिए अफगानिस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटरफेयर किया। और वैसे आपको पता होगा कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ 2 संधियां ब्रिटिश कंपनी ने किया था। 1806 में अमृतसर की संधि किया था, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाराजा रणजीत सिंह से कहा था कि आप सतलुज के दक्षिण साइड में अपना किंगडम फैलाएं, सतलुज के नॉर्थ साइड में ना आए, यानी सतलुज के उस तरफ अपना किंगडम फैलाएं, सतलुज के इस तरफ ना आए, क्योंकि इस तरफ ब्रिटिश कंपनी का साम्राज्य था। ये समझौता इस संधि में किया था। 1829 में एक संधि और हुआ था, लाहौर की संधि। लाहौर की संधि, अब इस लाहौर की संधि में क्या था ये आप देख लीजिए। लाहौर की संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, महाराजा रणजीत सिंह और एक शुजा शाह, बेटा ठीक अमृतसर 1809 ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, गलत बता दिया। 1809 में बताया था पहले भी, अमृतसर की संधि 1809 में। और लाहौर की 2 संधि है, एक और आएगा, लाहौर की एक संधि और है 1846 में। तो अमृतसर की संधि 1809 में, इस संधि के द्वारा सतलुज को ब्रिटिश कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच बॉर्डर माना गया। वो 2 देशों के बीच संधि थी, लेकिन 1829 में लाहौर की संधि हुई
और इस लाहौर की संधि में क्या था वो पॉइंट सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह, एक तीसरा आदमी भी था इसमें, शुजा शाह है, शुजा शाह। ये दरअसल अफगानिस्तान का एक भगोड़ा था। भगोड़ा जानते हैं, यानी अफगानिस्तान का एक भागा हुआ किंग कह सकते हैं, जो अहमद शाह अब्दाली के पहले अफगानिस्तान पे शासन करने वाले इसके पूर्वज हुआ करते थे। अफगानिस्तान पर शासन करने वाले इसके पूर्वज हुआ करते थे। अहमद शाह अब्दाली ने शाह शुजा को भगा दिया था। शाह शुजा भाग करके इंडिया में शरण लिया था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, महाराजा रणजीत सिंह ने इसको शरण दिया था। नादिर शाह का ग्रैंडसन भी कह सकते हैं, ठीक है। जमन शाह था वैसे नादिर शाह का ग्रैंडसन, नादिर शाह का ग्रैंडसन भी कह सकते हैं। जमन शाह नादिर शाह का उत्तराधिकारी बना था और उसके बाद ये शाह शुजा शाह आया था। तो ये शाह शुजा के बारे में देखें। जमन शाह ने आपको बताया था बेटे, ध्यान रखें, 1831 में जमन शाह महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दिया था। जमन शाह इंडिया पे हमला किया था। नादिर शाह का उत्तराधिकारी जमन शाह इंडिया पर आक्रमण किया था और 1831 में महाराजा रणजीत सिंह ने जमन शाह की कुछ तोपें जो सिंधु नदी में गिर पड़ी उसको ईरान भिजवा दिया। इस एहसान के बदले में उसने कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को 1831 में गिफ्ट में दिया था। उसी का उत्तराधिकारी शुजा शाह, जमन शाह का, जो अफगानिस्तान ईरान पे शासन कर रहा था, लेकिन इसको वहां से भगा दिया गया था। वहां पर मोहम्मद खान का शासन था। मोहम्मद खान अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी था। तो मोहम्मद खान इस समय अफगानिस्तान पर शासन कर रहा था। अब इन तीनों ने लाहौर में संधि करके क्या डिसाइड किया, ब्रिटिश कंपनी, महाराजा रणजीत सिंह, शुजा शाह, तीनों ने समझौता कर लिया कि मोहम्मद खान की जगह अफगानिस्तान का किंग शुजा शाह को बनाएंगे। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, महाराजा रणजीत सिंह की फोर्सेस अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और मोहम्मद खान को पकड़ लिया। पकड़कर उसको कलकत्ता भेज दिया और इस भगोड़े को अफगानिस्तान का किंग बना दिया। वहां की जनता इसको भगोड़ा मानती थी। शुजाउद्दौला के नेतृत्व में, ये शुजाउद्दौला अवध वाला नहीं है बेटे, एक अफगानिस्तान का शुजाउद्दौला, उसके नेतृत्व में जनता इसके खिलाफ अफगानिस्तान में विद्रोह कर दिया और इसको मार भी दिया। बताएं समझ में आया या नहीं? बड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें, समझ में आया? विनोद गुड इवनिंग। बताएं, अभी जो बताए हैं अफगान वार, ये समझ में नहीं आया ना? विकास नहीं आया? निशांत कह रहे हैं समझ में आ रहा है सर। थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है। 1809 में अमृतसर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें सतलुज नदी को बॉर्डर डिसाइड किया गया। ठीक है बेटे, ठीक है। हम एक बार रिपीट कर दो सर, बिल्कुल एक बार और बता देते हैं, क्योंकि हम इसको समझाने में थोड़ा सा मुझे भी तकलीफ होती है। टफ पॉइंट है बेटे ये।
हम इसको फिर से एक बार बताते हैं। 1839 से 42 तक फर्स्ट अफगान वॉर, बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मोहम्मद खान, किंग ऑफ अफगानिस्तान। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोहम्मद खान को हराया। मोहम्मद खान अफगानिस्तान का किंग था। सिंपली तो यही इतना आएगा। और जब ये लड़ाई लड़ी गई, इस समय लॉर्ड ऑकलैंड ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, यानी अब इंडिया का गवर्नर जनरल था। केवल सिंपल यही इतना ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि अफगानिस्तान को लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान पे क्यों हमला किया, अब यहां से आप समझने का प्रयास करें। पहला पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान, रशिया, ईरान और इधर इंडिया में ब्रिटिश कंपनी, तीन तरफ से अफगानिस्तान घिरा हुआ था। रशिया चाहता था कि वह अफगानिस्तान पे कब्जा कर ले, जिससे कि इंडिया जैसी कॉलोनी को अंग्रेजों से छीन सके, इंडिया जैसी कॉलोनी से रशिया व्यापार कर सके, इंडिया जैसी कॉलोनी को अपनी कॉलोनी बना सके। रशिया का साथ ईरान दे रहा था। क्यों? क्योंकि ईरान का शुजा शाह ब्रिटिश कंपनी के यहां शरण लिया था, ब्रिटिश कंपनी से मदद मांग रहा था कि उसे अफगानिस्तान ईरान का किंग बनाओ, क्योंकि उसके पूर्वज नादिर शाह पहले शासन करते थे, तो भागकर यहां शरण लिया हुआ था। अब आप देखिए, अहमद शाह अब्दाली का उत्तराधिकारी मोहम्मद खान अफगानिस्तान पे शासन कर रहा था। रशिया का दबाव अफगानिस्तान पे बन रहा था। अब तीन लोगों ने समझौता किया है 1829 में, लाहौर की संधि। तीनों में एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरा महाराजा रणजीत सिंह है, और तीसरे में शुजा शाह, वही ईरान का उत्तराधिकारी। तीनों ने मिलकर समझौता किया कि जो अफगानिस्तान का किंग मोहम्मद खान है उसे हटा दिया जाए, उसे हटा करके भगोड़े शुजा शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजी। 1839 में ब्रिटिश सेना ने मोहम्मद खान को हटाकर गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया और अपने प्रतिनिधि शुजा शाह, जो कि वहां का भगोड़ा था बेटे, उसे अफगानिस्तान का किंग बना दिया। बस ये पॉइंट है। दूसरा, शाह शुजा यानी शुजा शाह जब अफगानिस्तान का किंग बना तो वहां की जनता, अफगानिस्तान की जनता शुजा शाह को अफगानिस्तान के लिए नहीं मानती थी। मानना था कि ये भगोड़ा है, ये अंग्रेजों के लिए काम करेगा, हमारे किंग मोहम्मद खान को ही अंग्रेज अपॉइंट करें। शुजाउद्दौला वहां एक लीडर था, उसने अफगानों को अपने अंडर में एक किया, शुजा शाह के खिलाफ विद्रोह करवा दिया। शुजा शाह मारा गया। और यही नहीं बेटे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 4-5 अधिकारी जो अफगानिस्तान में अपॉइंट किए गए, उनको भी अफगानों ने मार दिया। यानी कुल मिला के इस लड़ाई में अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। न केवल पैसे नुकसान हुए, बल्कि अंग्रेज अफसर 5 अधिकारी अंग्रेजों के अफगानिस्तान में शाह शुजाउद्दौला के अंडर में मारे गए थे। अरे निशांत कुमार, संधि 1829 में हुआ तो शुजा शाह उस समय किंग थोड़ी था, वो तो इंडिया में भगोड़े के रूप में शरण लिया था। उसी को गद्दी पर बैठाने के लिए तो संधि हुआ, अन्यथा शुजा शाह को अंग्रेज क्यों बैठाते, क्यों समझौता करते?
ये समझौता हुआ कि शुजा शाह अपना आदमी रहेगा अफगानिस्तान में, तो रशिया और ईरान का दबाव अफगानिस्तान पे नहीं बढ़ेगा। जबकि मोहम्मद खान का झुकाव रशिया की तरफ था। प्रयास करें समझने के लिए। समझ में आया निशांत? बिल्कुल। ईरान रशिया का क्यों मदद कर रहा था? क्योंकि बेटे ईरान, अफगानिस्तान ये इस समय मोहम्मद खान के अंडर में था। ईरान का मतलब एक स्टेट था इस समय। ईरान में गवर्नर था वहां पर, वो भी अफगानिस्तान का ही था। तो ईरान सपोर्ट इसीलिए कर रहा था रशिया का कि रशिया अगर अफगानिस्तान पर आ जाए तो इससे ब्रिटेन का दबाव अफगानिस्तान पे कम हो जाएगा। क्योंकि ईरान का एक भगोड़ा शुजा शाह इंडिया में अंग्रेजों का साथ दे रहा है, जिससे अंग्रेज अफगानिस्तान पर शुजा शाह को गद्दी पर बैठा सकते थे। तो यही सब बातें, इतना डेप्थ में ना जाए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज्यादा। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। थोड़ा इस वीडियो को और एक बार रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के इस लड़ाई में ऑकलैंड बुरी तरह से हार गया, और ऑकलैंड हारने के बाद इसको इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। इसको इंग्लैंड जाना पड़ा। इसकी जगह पर लॉर्ड एलिनबरो आया। लॉर्ड एलिनबरो आया बेटे, और ये कब आया? 1842 से 1844 तक ये रहा लॉर्ड एलिनबरो। ऑकलैंड की जगह पर आया। विकास क्यों हंस रहे हैं भाई? क्या हुआ? कोई दिक्कत है? अरे बेटे ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी का लगाइएगा। ओके विकास बेटे, थैंक यू। तो ऑकलैंड ग्रैंड ट्रंक रोड को रिनोवेट कराया। अगर आप बनवाना लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह ने बनवाया। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह ने बनवाया, कलकत्ता के सोनार गांव से पेशावर के बीच में। इसे फिर से ब्रिटिश काल में बनवाया, मतलब वैसे नहीं बनवाया, रिनोवेट कराया। जैसे माने टूट फूट जाता नहीं, मरम्मत नहीं कराते, इस टाइप का। हमारा कमेंट नहीं जा रहा है सर, प्लीज बताएं। आपका कमेंट तो हमने पढ़ लिया, आप कह रहे कमेंट ही नहीं जा रहा है। जयप्रकाश कह रहे नो स्टडी नो कन्फ्यूजन वाली बात पर हंस रहा होगा। ठीक बेटे, कोई नहीं, मैं समझ नहीं पाया इसलिए पूछ लिया, कोई बात नहीं। अब आप देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड ऑकलैंड फेल हो गया। हजारों की संख्या में ब्रिटिश कंपनी के सिपाही अफगानिस्तान में मारे गए। और अगर आपको ध्यान हो तो इंडिया गेट का निर्माण, दिल्ली में इंडिया गेट है, एडविन लुटियंस ने बनवाया था। इंडिया गेट 1921 से 31 के बीच में बना है, मतलब पूरी नई दिल्ली बनी है। 1921 से 1931 के न्यू दिल्ली की स्थापना हुई है। उसमें इंडिया गेट भी है, कनॉट प्लेस भी है, पार्लियामेंट हाउस भी है, वीवीआईपी हाउसेज हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया गेट वार मेमोरियल है ना, इसका निर्माण किस युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में बना है, तो फर्स्ट अफगान वार में और फर्स्ट वर्ल्ड वार में, अफगान वार में और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सिपाही लड़ते हुए मारे गए उनकी याद में इंडिया गेट बना है। इंडिया गेट की हाइट 42.5 मीटर है, 42.5 मीटर है। तो इसीलिए अफगान वार में बहुत सैनिक मारे गए बेटे, अधिकारी 5-6 अधिकारी मारे गए थे, बड़े बड़े अधिकारी, कमांडर इन चीफ टाइप के लोग मारे गए जो वहां पे पॉइंट किए गए थे, सबको वहां उड़ा दिया। सुजाउद्दौला के अंडर में जो विद्रोह हुआ, इसलिए ऑकलैंड की अफगान पॉलिसी फ्लॉप हो गई थी। इसीलिए एलन बरो को भेजा गया था, इनसे यह कहकर भेजा गया आप जाइए अफगान पॉलिसी को सुलझाइए। एलन बरो इंडिया में आए, अफगान पॉलिसी को सुलझाया। कैसे? मोहम्मद खान जो कैलकाटा में बंदी बनाया गया था, उसे फिर से अफगानिस्तान में अपॉइंट किया और उसे कहा गया कि तुम अंग्रेजों के अंडर में ही रहोगे, हमारी अधीनता में रहोगे, रशिया ईरान के दबाव में नहीं आओगे। इस शर्त पर मोहम्मद खान को इन्होंने फिर से किंग बनाया, तब जाके अफगानिस्तान के लोग शांत हुए हैं। तो बेटे आज के लिए इतना ही क्लास, कल फिर क्लास लूंगा 3:30 से 5 PM तक। तो कल तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सब्बा खैर।